So welcome back everybody to this next lecture and this is obviously चैप्टर तो हमारा ऑलमोस्ट कल खत्म हो चुका था। तो इस सेशन को आप लेक्चर नंबर 9 डाल के बेसिकली एक प्रैक्टिस सेशन मान सकते हैं इस पूरे पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, तो आज का सेशन है वो मेजरली क्वेश्चन बेस्ड सेशन है कि भैया जो हमने पढ़ा एटलीस्ट उसे न्यूमेरिकल में इम्प्लीमेंट कैसे हम करें और किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली। तो बेसिकली आप इसे प्रैक्टिस सेशन मान सकते हैं। एक और प्रैक्टिस सेशन लूंगा जो कि मैं कल लूंगा, ठीक है, जिसमें मैं सिर्फ एमयू के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा। आज का प्रैक्टिस सेशन मिक्स रहने वाला है जेई नीट और अदर एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं मेरे प्रैक्टिस सेशन में। एंड ऑब्वियसली सिलेक्शन नंबर 9 कल हमने फाइनली निपटा दिया था अपना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ साथ वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, और आज के सेशन में लास्ट में एक छोटा टॉपिक और रह गया है जो है हेनरी लॉ है, उसको लास्ट में ही पढ़ाया जाता है, तो मैं वो भी कवर अप कर लूंगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यस अगेन वेलकम बैक टू दिस नेक्स्ट सेशन। दिस इज ऑब्वियसली द लेक्चर नंबर 9 ऑफ सोल्यूशन और आप इसे प्रैक्टिस सेशन 1 मान लीजिए। चलिए, तो इतना पढ़ने के बाद फाइनली अब हम उस कंक्लूजन पे आ गए हैं जहां हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा आपके स्क्रीन पे, दैट इज इफ, नोट डाउन करते चलिए, सॉल्व करते चलिए, कॉपी पेन जरूर उठा लीजिए। इफ 3 मोल्स ऑफ ए इज मिक्स्ड विथ 2 moles of B, okay, find PA, PB and PT given that, कुछ डेटा भी गिवन है आपको, P naught B is equals to 1000 mm of Hg and P naught A is equals to 200 mm of Hg। चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है भाई, बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, ठीक है। बेसिकली उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि ए और बी एज अ कंपोनेंट मिक्स किया। ए एज अ सॉल्वेंट मान लो, बी एज अ सोल्यूट मान लो, क्योंकि जनरली इस पूरे चैप्टर में हम ए को सॉल्वेंट से और बी को सोल्यूट से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस सोल्यूशन में हमने ए और बी दोनों मिक्स किया डाल के, मतलब एक सोल्यूशन यानी एक मिक्सचर तैयार किया ए और बी का, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमको गिवन है दैट इज 3 मोल और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, शॉर्ट में लिख रहा हूं एन बी, दैट इज 2 मोल्स। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि सोल्यूशन का सिर्फ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा पी ए, और साथ ही में सॉल्यूट का वेपर प्रेशर कितना होगा पीबी, और साथ ही में टोटल प्रेशर। अच्छा, टोटल प्रेशर का मतलब क्या है भैया? टोटल प्रेशर का मतलब है पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर, उसी को टोटल प्रेशर कहा जाता है। मतलब ए का वेपर प्रेशर कितना बनेगा वो निकालिए, बी का वेपर प्रेशर कितना बनेगा वो निकालिए, और पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालिए कितना बनेगा। अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, हमने काफी बढ़िया से ये चीजें देख रखी है। कैसे कि भैया कभी भी हमें वेपर प्रेशर निकालना होता है तो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, राउल्ट्स लॉ कंडीशन। याद करो, अगर मुझे ए का प्रेशर चाहिए तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, याद है। सिमिलरली सर, अगर हमें वेपर प्रेशर चाहिए बी का तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से। और भैया अगर हमें टोटल प्रेशर चाहिए या फिर मैं कहूं पूरे सोल्यूशन का प्रेशर चाहिए तो आई विल राइट इट एज पी ए प्लस पी बी। अब पी ए किसके बराबर है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी किसके बराबर है? पी नॉट बी इंटू एक्स बी। मतलब सिंपली मैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये राउल्ट्स लॉ से हमें बहुत अच्छे से याद है, याद है। अब बड़ी सिंपल सी बात है भैया, कितना सिंपल सी बात है, आराम से निकाला जा सकता है। पी नॉट ए भी दिया है, पी नॉट बी भी दिया है क्वेश्चंस में, तो दोनों दे दिया वैल्यू। सिर्फ हमारा काम क्या है भैया? एक्स ए और एक्स बी को फाइंड करना। ठीक है, अब एक्स ए और एक्स बी होते क्या है? तो भैया एक्स ए और एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन है। अब जब मैं आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था और इवन इस चैप्टर में मैंने बताया है कि मोल कॉन्सेप्ट कैसे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो अगर मुझे ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इससे ए का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमें एक्स बी चाहिए तो भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, इससे हमें एक्स बी मिल जाएगा। और हम जब एक्स ए और एक्स बी यहाँ से निकाल लेंगे तो हम फाइनली पी ए निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, जहां पी नॉट ए की वैल्यू 200 रख देंगे और एक्स ए की वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलरली पी नॉट बी के की वैल्यू 100 और एक्स बी निकाल के यहाँ पुट कर देंगे तो हमें फिर पी और पी बी मिल जाएगा। तो ये हमारा पी ए वाला पार्ट डन, पी बी वाला पार्ट डन।
और पीटी के लिए यानी टोटल सोल्यूशन के प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, पी और पीवी को ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक इतना हिंट तो काफी है। मैं वेट करता हूँ आपके रिस्पॉन्सेस का और मैं आंसर्स को चेक करता हूँ, तो फटाफट से सॉल्व करके आंसर्स लिखिए, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपको कराऊंगा। ठीक है, अगर सही जवाब होगा तो आई डोंट थिंक कि मुझे कराने की जरूरत पड़ेगी, बट अब इतना पढ़ा लेने के बाद ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर जरूर देंगे। सो यस, राइट डाउन योर आंसर इन द चैट सेक्शन। हो जाना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बोलो भैया, किसने सॉल्व किया? PA equals to 120, okay. What about PB? Very good. And what about PS? बहुत बढ़िया, absolutely. PA 120 होगा, PB देख ही पता चल जा रहा है, PB 40 होगा, and obviously the total pressure PT और the solution का pressure that is PA plus PB मतलब 120 plus 40 that will be 160 not 170. कैसे निकाला आपने? That will be 160 only. अरे भैया 120 और 40 को ऐड कीजिए, P और PB तो टोटल प्रेशर होता है, तो 120 और प्लस 40 160। यस एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इज, आइए मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए भैया, XA निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी 3/5 XA, और XB कितना होगा भैया, XB दिस इज XB, XB कितना होगा, XB दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाई 5। अब अगर मुझे PA चाहिए तो मैं P0 A इंटू XA, तो P0 मतलब 200 इंटू 3/5 मतलब 120 mm of Hg। सिमिलरली अगर हमें PB चाहिए, सो दिस विल बी 100 इंटू 2/5, इट मींस 40 mm of Hg। अब भैया PT चाहिए टोटल, तो हमें अभी भी पता है कि PT इक्वल्स टू PA प्लस PB मतलब 120 plus 40 is equals to 160 mm of Hg. That is simply the right answer. क्लियर है, समझ आया? टेल मी बच्चा, विश्वजीत सॉल्व हुआ? इट्स एन इजी क्वेश्चंस बट काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, इस वजह से इट इज अ गुड क्वेश्चन। सॉरी क्या समझ आया सुहाना? 160 कैसे? ओके गुड, समझ आया विश्वजीत? चलिए ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके अब देखो, ऐसा ही आप ही के एएमयू का ये क्वेश्चन और मिल गया, देखो जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया था, एएमयू का पीवाईक्यू है। क्वेश्चन था विच शो नेगेटिव डेविएशन, विच शो नेगेटिव डेविएशन। अब आपने मेरा लेक्चर का देखा हो तो डायरेक्टली इसका आंसर आप बता पाओगे। ऑप्शन ए CCl4, सॉरी मैंने एग्जाम्पल डायरेक्टली लिखा है, इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मैंने बोला भी था, देखो आया भी है, ये क्वेश्चन आपके एएमयू का ही क्वेश्चन है ये। C6H6, ऑप्शन बी C2H5OH प्लस H2O, ऑप्शन सी एसीटोन प्लस CHCl3, या ऑप्शन डी CCl4 प्लस CH3OH। बताओ, ये आपके एमयू का ही क्वेश्चन है, एमयू 2014 में डायरेक्टली सवाल को पूछा गया। अब थोड़ा पीछे चलो और मैं तुम्हें अभी बता देता हूं, मैंने डायरेक्टली सारे एग्जांपल्स और रिजल्ट आपको करा दिए हैं ऑलरेडी। जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन मेरा लेक्चर देखे हो, आई थिंक आपका आंसर आ भी क्या होगा। हमसे नेगेटिव डेविएशन पूछा है, तो थोड़ा पीछे चलते हैं, एक सेकेंड आ जाओ। जब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ा रहा था, कहाँ गए, इधर इधर इधर, एक सेकेंड, ये देखिए इधर एग्जाम्पल्स ही मैंने दिए हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन हमसे पूछा था। अब देखो मैंने तुम्हें ये बताया कि जब भी CHCl3 कहीं दिखे तो साफ साफ दिख रहा है CHCl3, और साथ में CHCl3 का जब भी कोई तुम्हें कॉम्बिनेशन दिखे तो दैट विल ऑलवेज स्टैंड फॉर एन नेगेटिव डेविएशन। बाकी CCl4 CHCl3 यहां देखो ये पॉजिटिव में चला गया, यानी CCl4 CHCl3 पॉजिटिव होगा। तो अगर मेरे ऑप्शंस में CCl3
और CHCl4 है, मतलब CCl4 और CHCl3, तो वो पॉजिटिव होगा ना कि निगेटिव। तो सिंपल सी बात क्या है भैया, एक ही ऑप्शन दिख रहा है नेगेटिव के लिए, दैट इज CHCl3। मैंने डायरेक्टली अगर मेरे एग्जांपल का प्रेफर करते तो आप इस सवाल को सॉल्व कर जाते। यस एब्सोल्युटली सी इज करेक्ट आंसर। देखो सोना ने आंसर भी दे दिया, तो साफ साफ दिख गया कि भैया कहीं भी CHCl से कॉम्बिनेशन दिख जाए एक्सेप्ट CCl4 तो फिर हम उसे नेगेटिव डेविएशन मानेंगे, और मैंने ये एग्जांपल जानबूझ के कराया था और देखो आया भी डायरेक्टली। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब पीवाई क्यों है भैया, इग्नोर ना करिएगा क्वेश्चंस। कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग, कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। नीट का पीवाई क्यों है ये, ठीक है, नीट यूजी। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन ए K2SO4, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी यूरिया, एंड ऑप्शन डी AlCl3। ठीक है, इसको बेसिकली कंपेयर करने का मतलब है कि आप इसको अरेंज कर दीजिए, किसका सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस वाले सेक्शन में। ठीक है, मतलब सिंपल कहने का मतलब क्या है, आप इसे अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप कंपेयर कहे तो फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑप्शन है बड़ा बड़ा, बट मैं फिर वो 4 ऑप्शन लूंगा तो समय लग जाएगा, इसलिए आप सिंपली मैं आपको बता दिया डायरेक्टली कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इन चारों सेक्शन को कंपेयर कीजिए फ्रीजिंग पॉइंट को। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन में आपको एक करा दे रहा हूं, अभी आपको आइडिया नहीं लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, बट मैं एक बार आपको बता देता हूं। अभी ये क्वेश्चन देख लो, फिर उसके बाद फटाफट से और सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखो जब भी कुछ कंपेयर करने को बोले ना, फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, तो आप हमेशा वैन हॉफ फैक्टर को कंसीडर करोगे, जो हमने कल पढ़ा है। क्या बोला मैंने, कि जब भी भैया ऐसे क्वेश्चन आए कि कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट या कंपेयर ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर किसके इक्विवेलेंट बराबर होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट की 4 ऑप्शन दे देगा, एक दे देगा, लिख देगा, और उसके बोलेगा कि अभी मैं आगे उस टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा आपको। तो सिंपली इस सब टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा वैन हॉफ फैक्टर को कंसिडर करके चलना है। और वैन हॉफ फैक्टर का मतलब ये है कि भैया अगर हमें कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट बोला है तो हम फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू मोलालिटी वाला। ठीक है, क्या बोला मैंने कि भैया जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप वैन ऑफ फैक्टर वाला फार्मूला कंसीडर करोगे। तो अगर मुझे यहाँ पूछा है कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट, तो अगर मुझे डेल्टा TF मान लो अगर मैं यूज करता हूं, तो आई यूज आई वाला फार्मूला जिसमें आई का मल्टीप्लीकेशन है। बस यही केस था इस क्वेश्चन में। अब एक करा दे रहा हूं, इस रिलेटेड और सारे क्वेश्चन है, वो फटाफट से आप कंपेयर करके बता दोगे। अब देखो इस क्वेश्चन में जरा सोच के देखो, क्या कहीं भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या कहीं भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है क्या, पहले ये बताओ, बोलो, क्या आपको कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया हुआ है क्या इस पूरे क्वेश्चन में? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं। तो सोच के देखो भैया केफ और मोलालिटी ये दोनों तो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्योंकि केफ क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कंसंट्रेशन भी क्या होता है, फिक्स होता है। मोलालिटी फिक्स होता है, क्योंकि कहीं से मोलालिटी का शब्द नहीं दिया हुआ है, कहीं केफ नहीं दिया हुआ है। तो हम मान के ये चलते हैं कि जो केफ है और जो ये मोलालिटी है, बेसिकली ये सिंपली क्या है, ये दोनों कांस्टेंट है इस केस में, क्योंकि इसके रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा अप्रोच पहले सुन लो ध्यान से, फिर से बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन कभी सॉल्व करने होंगे तो आप क्या करोगे, सिंपली पहले चेक करोगे क्या कहीं केफ दिया है क्या, नहीं, क्या कहीं मोलालिटी दिया है क्या, नहीं, तो आप इन दोनों को कांस्टेंट मान लोगे। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जो TF है वो सीधा सीधा बराबर हो जाएगा आई पे, मतलब डायरेक्टली जो फ्रीजिंग पॉइंट, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बेसिकली डेल्टा TF है, वो सीधा डिपेंड करने लगा आई पे। अब हमारा सवाल ये है कि भैया हमको लाइन बाय लाइन आई चेक करना है कि जो ऑप्शन ए है इसके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, सिमिलरली दूसरे ऑप्शन के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, सिमिलरली तीसरे ऑप्शन के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, और वैसे ही चौथे ऑप्शन के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी। जिसका आई ज्यादा होगा, सोच के देखो, जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा, मतलब वैन टॉप फैक्टर की वैल्यू ज्यादा, उसका डेल्टा TF की वैल्यू ज्यादा। क्यों? क्योंकि भैया केफ और मोलालिटी कहीं क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम इसे कांस्टेंट मान लिए हैं। तो जितना ज्यादा आई होगा भैया उतना ज्यादा डेल्टा TF भी होगा। तो वही मैं लिखा हूं कि जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा डेल्टा TF। और डेल्टा TF होता क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में कितना घटाव हो रहा है। अब हमसे फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करने को बोला है, हमें डेल्टा TF नहीं,
हमें अच्छा डेल्टा टीएफ होता क्या है, पढ़ा है सबने ना, टीएफ नॉट माइनस टीएफ, याद है ना। मतलब डेल्टा टीएफ क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कितना घट रहा है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा डेल्टा टीएफ बढ़ेगा, और जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर घटेगा। क्यों? क्योंकि चेंज जितना ज्यादा, सोचो डिफरेंस जितना ज्यादा उतना ज्यादा गिरावट हुआ है, क्योंकि डेल्टा टीएफ क्या है, गिरावट है। अच्छा मान लो अगर यहाँ डेल्टा टी भी होता तो डेल्टा टीवी का मतलब क्या है कि कितना बढ़ रहा है वो। तो अगर ऐसा केस होता, मान लो डेल्टा टीवी वाला, तो हम क्या कहते कि जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा डेल्टा टीवी और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर। बट यहां फ्रीजिंग पॉइंट है, इसीलिए केस उल्टा होगा। इसमें जितना ज्यादा डेल्टा टीएफ उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उल्टा रिलेशन है। यहां डेल्टा टीएफ का मतलब ही है कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है। तो आप समझ गए, मतलब सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, अगर कहीं डेटा कुछ नहीं दिया है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, तो आंख बंद करके आप पहले चारों ऑप्शंस में आई को कैलकुलेट कर लीजिए कि K2SO4 के लिए आई कितना होगा, NaCl के लिए आई कितना होगा, यूरिया के लिए कितना होगा, और AlCl3 के लिए कितना होगा। फिर आप उन आई को कंपेयर करेंगे कि जिसका जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा डेल्टा टीएफ और उतना कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट। आप समझ गए क्वेश्चन को। अब आई के लिए सिंपल सी बात क्या है भैया, आई के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, भैया आई के लिए दो फार्मूला पढ़ा है। कौन सा है? एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फार्मूला और एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन वाला फार्मूला। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि भैया आई अगर निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में तो और डेटा नहीं दिया है कहीं आई वाई का, ना उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया ना डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया। तो जब भी ना तो कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दो और ना ही कहीं डिग्री ऑफ एसोसिएशन दो, तो सिंपली आई जो होता है वो एन के बराबर हो जाता है डायरेक्टली। और एन कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी एलिमेंट को देख के आप एन निकाल सकते हैं। मतलब ध्यान देना है क्या चीज, पहले तो ध्यान देना है कि भैया कहीं केएफ दिया है क्या या मोलालिटी दिया है क्या, तो भैया इस फॉर्मूले में ये केएफ और मोलालिटी को मान लेंगे आप कांस्टेंट। तो सिंपली डेल्टा टीएफ किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली आई पे। पहला पार्ट डन। अब आई निकालने के लिए क्या कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है क्या, नहीं, क्योंकि भैया जब तक एक्स नहीं देगा तब तक आप निकालोगे कैसे। तो अगर कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ एसोसिएशन ना लिखे तो सिंपली आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आई को किसके बराबर मान लोगे, एन के बराबर। और एन आपको पता ही है कि भैया नंबर ऑफ आयन जितने होते हैं या फिर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड जितने नंबर ऑफ मोल्स हो वही एन होता है, पढ़ चुके हैं। तो आप चेक कर सकते हो मेरे साथ, आ जाओ फर्स्ट केस में चेक करो एन की वैल्यू कितनी है, तो भैया 2 पोटेशियम और एक क्या है सल्फेट आयन, मतलब टोटल एन की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि आई बराबर एन है। सिंपल। NaCl के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई भैया, एक Na एक Cl, टोटल n की वैल्यू 2, तो इस केस में I की वैल्यू हो गई 2। अच्छा वैसे AlCl3 के लिए n की वैल्यू कितनी हो गई, तो भैया एक अल्युमिनियम 3 क्लोरीन, मतलब n की वैल्यू 4, इस केस में I की वैल्यू भी 4। और यूरिया, सबसे बड़ा सवाल, सर ये यूरिया, अब यूरिया का फॉर्मूला लिखे कैलकुलेट करे क्या, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमेशा याद रख लो यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि जैसे K2SO4 को आप अपने इसके आयंस में तोड़ सकते हो, NaCl को Na+Cl- में तोड़ सकते हो, AlCl को भी Al3+ और 3Cl- में तोड़ सकते हो, बट यूरिया को तोड़ नहीं सकते, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो कभी भी आपको कहीं ग्लूकोज दिखे या यूरिया दिखे या कोई एसिड दिखे, है ना, आप हमेशा उसके n को 1 मान लोगे। मतलब ये पहले से ही इनबिल्ट है, आप याद कर सकते हैं। इस चीज को याद करना हो तो कहीं आपको ग्लूकोज दिखे, फ्रक्टोज दिखे, यूरिया दिखे या फिर कोई एसिड दिखे, तो आप हमेशा उसके n की वैल्यू को 1 मानोगे। तो अगर n की वैल्यू को 1 हो गया यूरिया के लिए, तो i भी 1 हो गया। अब जिसका जितना ज्यादा i उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट, समझो रिलेशन समझो, जिसका जितना ज्यादा आई उतना डेल्टा टीएफ ज्यादा और उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर सोचो मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो क्या करूंगा भैया, जिसका आई सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका किसका आई सबसे कम है भैया, यूरिया का, तो ऑप्शन सी आएगा, सबसे बड़ा ऑप्शन सी। उसके बाद भैया ऑप्शन नंबर आई इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर उससे भी छोटा किसका होगा, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे छोटा किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया भैया, सी फिर बी फिर ए और फिर डी। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर योर कंपैरिजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझ गए, बहुत आराम से कोशिश किया हूं, समझ गए, बहुत हौले हौले एक्सप्लेन किया।
कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो सिंपली चेक कर लो कि डेटा दिया है कि नहीं। अगर डेटा नहीं दिया है तो आप डायरेक्टली जो भी वैल्यू होगी, मान लो फ्रीजिंग पॉइंट बोल दे तो उसकी वैल्यू को आई के बराबर मान लो, और आई को हमेशा एन के बराबर मान लो, क्योंकि कहीं भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन ने लिखा था, कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ने लिखा था, तो सीधा आई एन के बराबर हो जाएगा, और एन आप देख के निकाल सकते हो। बोलो समझ आया कि नहीं? जल्दी बताओ दोनों, कर लोगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन? इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन था, नीट यूजी में आया हुआ क्वेश्चन था। अब एक बता दिया, इस टाइप के दो तीन और हैं, वो देख लो अभी तुम लोग फटाफट से कर लोगे। अरे बताओ समझ आया कि नहीं? किसी का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। नहीं समझ आ रहा क्या? समझे विश्वजीत? क्लियर हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कंपेयर करने वाला तो कैसे करना है? चलो भैया बहुत बढ़िया, आप करोगे? और मैं देता हूं, करोगे? आ जाओ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो मेरे साथ, लो आ ही गया क्वेश्चन। कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट एंड अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। इस बार बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। ए ऑप्शन 0.1 मोल ऑफ KCl, मतलब मोलालिटी ऑफ KCl। ऑप्शन बी 0.1 मोलालिटी ऑफ BaCl2। सी 0.1 मोलालिटी ऑफ FeCl3। या ऑप्शन डी 0.1 मोलालिटी ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस। चलो भैया कंपेयर करो फटाफट से, समझ गए होगे अप्रोच? अच्छा, अब आपके हमने सवाल किया होगा कि सर पिछले वाले में तो कंसंट्रेशन नहीं था, यहाँ तो कंसंट्रेशन है। भैया कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि भैया देखो सबका कंसंट्रेशन सेम है, 0.1 0.1 0.1 0.1। मतलब सिंपली अगर हमें इस बार बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो हम डेल्टा टीवी को आई के बराबर मान लेंगे डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि भैया के भी कहीं दिया नहीं है, और अगर कंसंट्रेशन मोलालिटी दिया भी है तो सबका सेम दिया है, तो पहले से ही दोनों को हम कांस्टेंट मान लिए। क्योंकि फॉर्मूला हमारा क्या होता था? डेल्टा टीवी इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी भी देखो सबकी सेम है तो ये कांस्टेंट हो गया, के बी दिया नहीं है तो कांस्टेंट हो गया, यानी सिंपली इस केस में भी डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आई। तो भैया जितनी आई की वैल्यू होगी उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंपल है। तो फटाफट से मुझे आई की वैल्यू बताओ कितनी है सारे केसेस में, और फिर इसको अरेंज करो। मैं वेट कर रहा हूं, हो जाना चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं सुहाना, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड आंसर फ्रॉम यू। ट्राई टू डू इट, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। बताइए, और आप फटाफट से इस चीज को कंपेयर भी कर लीजिएगा, अरेंज भी कर लीजिएगा, ठीक है? इजी है, इजी, डोंट वरी, बहुत सिंपल है। सिंपल है भैया। चलो मैं फटाफट से करता हूं ताकि टाइम ना लगे, फिर आप उस चीज को मिलाइएगा, ठीक है? अब हमें ये पता चल गया कि भैया अगर डेल्टा टीवी आई के डिपेंड कर रहा है, सिंपली डेल्टा टीवी आई पे डिपेंड कर रहा है, तो हम आई क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब यहां भी भैया कहीं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं दिख रहा है, तो आई को एन के बराबर मान लो। अब एन कैलकुलेट करो। केसीएल के लिए एन की वैल्यू होगी 2, तो भैया आई की वैल्यू हो गई 2। सिमिलरली BaCl 2 के लिए भैया एक Bl 2 Cl, तो n की वैल्यू इसके लिए हो गई 3, तो इसके लिए भी I की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली FeCl3 में एक Fe 3 Cl, तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि भैया n की वैल्यू यहाँ एक Fe 3 Cl, मतलब n की वैल्यू हो गई 4, तो I की वैल्यू इस केस में हो गई 4। सिमिलरली अगर मैं Fe2SO4 थ्राइस की बात करूं, तो 2 है आपका Fe और 3 है आपका SO4, मतलब n की वैल्यू 5, तो I की वैल्यू भी हो गई 5। अब देखो I 2 3 4 5, क्या आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो? इट इज क्वाइट सिंपल। सुहाना मेरी आवाज तो आ रही है ना? एक बार ये बताओ, अब कर जाओगे? तो करेक्ट आंसर मुझे बता दो फटाफट से, विद इंक्रीजिंग ऑर्डर। एम आई ऑडिबल सुहाना? क्या मेरी आवाज आ रही है?
Quickly tell me. Am I audible, Suhana? I guess कि मेरा नेटवर्क कनेक्शन ठीक हो. क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो. Am I audible? Am I audible or should I start the session again? Quickly, I'm waiting for a response. Tell me. क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? नो सर. आवाज नहीं आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज नहीं आ रही? Quickly. Oh, what happened? What happened? अभी अभी आ रही है? अभी अब आ रहा है आवाज? ओके ओके, गुड 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 गुड. अच्छा चलो ये बताओ, ये समझे क्या आप? ये समझे जो मैं कराया हूँ? देखो, हमने सिंपली क्या किया, वही सेम केस लगाया. क्योंकि यहाँ कहीं डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दिया है, तो हमने डायरेक्टली आई को एन के बराबर मान लिया. भैया जिसका जितना ज्यादा आई उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट. तो मैंने चेक, देखो केसीएल के लिए एन की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि एक सीएल टोटल एन की वैल्यू 2, तो आई की वैल्यू 2. सिमिलरली BaCl2 के लिए एन की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू 3. सिमिलरली FeCl3 के लिए एन की वैल्यू 4, तो आई की वैल्यू 4. और सिमिलरली Fe2SO4 के लिए एन की वैल्यू 5, तो आई की वैल्यू 5. अब क्या आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? राइट आंसर क्या होगा? समझ आया? मैं लिख देता हूं इसका राइट आंसर सिंपली क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर में. तो सिंपली होगा A, B, C एंड D. दिस इज द सिंपल आंसर. गॉट इट? गॉट इट? क्या आपको समझ आया ये? फटाफट से. सोना, क्या आपको समझ आया ये? आर यू गेटिंग इट? ओके गुड. कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस? इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे? चलो, वेरी गुड. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा मेरे ही साथ. क्वेश्चन है 0.5 मोलालिटी solution of urea is, एक सेकेंड, इज यहां से मिटा लीजिए, रुको मैं नीचे लिख देता हूं. क्वेश्चन है 0.5 मोलालिटी of urea solution is isotonic with, ऑप्शन है 0.5 molality of NaCl, ऑप्शन बी 0.5 molality of sugar, ऑप्शन बी 0.5 molality of BaCl2, या फिर ऑप्शन डी 0.5 molality of बेंजोइक एसिड इन बेंजीन. अब ये पता है, ये एक जेई मेन का क्वेश्चन है. ये एक जेई मेन का क्वेश्चन है. सोचो कितना बढ़िया क्वेश्चन. अब सोचो, कॉन्सेप्ट से सीखो, याद करो मैंने आइसोटोनिक टर्म पढ़ाया है. आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है भैया? आइसोटोनिक, कोई भी दो सोल्यूशन अगर आइसोटोनिक कहे जाएंगे, इट मींस उनका ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर होगा. मतलब सोल्यूशन 1 एक है और सोल्यूशन 2 दूसरा है, तो पाई 1 बराबर पाई 2 जब होगा तब हम कहेंगे कि सोल्यूशन 1 जो है वो सोल्यूशन 2 के आइसोटोनिक है. अब यहाँ ये कहा गया है कि इन चार ऑप्शंस में से बताओ ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो कि 0.5 मोल ऑफ यूरिया के आइसोटोनिक है. मतलब अगर हमारा सोल्यूशन 1 मान लो
कि 0.5 मोलालिटी यूरिया का है, तो इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन 2 बनेगा जो कि आइसोटोनिक होगा 0.5 मोलालिटी ऑफ यूरिया। मतलब कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है इस चार में से, इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पाई 1 बराबर पाई 2 हो। तो अगर मान लो मैं मान के चलता हूं कि सॉल्यूशन 1 के ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं पाई 1 कहता हूं, क्योंकि आइसोटोनिक शब्द आ गया, मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर ये चीज पढ़ा रखी है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें पाई 1 बराबर पाई 2 करना है। अब सोच के देखो, अगर मैं सोल्यूशन 1 के ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 1 मान लूं और जो भी सोल्यूशन 2 इन चारों में से होगा उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई 2 मान लूं, तो हमें कंडीशन क्या लगानी है भैया, पाई 1 बराबर पाई 2, क्योंकि तभी ये आइसोटोनिक कहा जाएगा। आइसोटोनिक की कंडीशन ही यही होती है, आइसोटोनिक हमें चेक करना है, तो आइसोटोनिक कंडीशन क्या होती है कि भैया दो सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर हो। हमें पता है कि पाई 1 क्या होता है, तो वैन ऑफ फैक्टर कंसीडर करते हुए क्या था, सी आर टी वन यानी C1R1T1 इज इक्वल्स टू पाई 2 के लिए क्या हो जाएगा, इसको I1 मान लो, ये वेंट ऑफ फैक्टर I2 है, C2R2 और T2, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है पाई इक्वल्स टू क्या होता है ICRT, अरे कल ही ये फार्मूला मैं आपको लिखवाया था, पाई इक्वल्स टू क्या होता है ICRT। तो पाई 1 के लिए क्या हो जाएगा, सोच के देखो, पाई 1 के लिए हो जाएगा I1 C1, R और T टेम्परेचर और गैस कांस्टेंट तो सेम वैल्यू होती है, सिमिलरली I2 C2 R और T। अब सोच के देखो भैया, आर टी दोनों साइड से कट गए, तो बचा क्या, I1 C1 बराबर I2 C2। अब सोच के देखो, यूरिया जो था, जो आपके पास सोल्यूशन 1 है, सोल्यूशन 1 क्या है, यूरिया है, उसकी मोलालिटी कितनी है, बेसिकली उनका कंसंट्रेशन कितना है 0.5, और जो आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें भी सभी का कंसंट्रेशन कितना है 0.5। मतलब कहने का मतलब यह है कि भैया पाई 1 में जो C1 है और पाई 2 में जो C2 है ये भी आपस में बराबर हो गए, और जब C1 C2 बराबर हो गए तो मैं इन दोनों को भी काट सकता हूं। मतलब सिंपली मुझे पाई 1 बराबर पाई 2 के लिए सिर्फ चेक करना पड़ेगा कि I1 बराबर I2 किसके किसके साथ है। तो यूरिया का अगर मैं आई निकालू तो कितना होता है भैया, यूरिया के लिए हमें अभी बताया n की वैल्यू 1 होती है, तो यूरिया के लिए आई की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। अब चेक करो कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सोल्यूशन है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी आई की वैल्यू 1 है। तो अगर I1 की वैल्यू 1 आ गई, तो अगर I2 की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो 1 बराबर 1 मतलब पाई 1 बराबर पाई 2, तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। यानी सिंपली इन चार ऑप्शन में से हमें क्या चेक करना है, अब बारी बारी से चेक करना है कि किसकी वैल्यू आई के इक्वल्स टू 1 है। अब NaCl के लिए चेक करो, तो सोचो NaCl के लिए आई, क्या यहाँ कहीं भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है क्या, बिल्कुल नहीं। मतलब सिंपली आई को चेक करने के लिए वही रूल लगाएंगे, आई बराबर n। अब n मुझे निकालना हो NaCl के लिए, तो सोचो एक Na प्लस एक Cl माइनस, टोटल n कितना हो गया 2, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, लेकिन हमें आई की वैल्यू 1 चाहिए, मतलब ऑप्शन ए गलत है। सिमिलरली अगर मैं BaCl2 के बारे में चेक करूं, तो एक Ba दो Cl, n की वैल्यू 3, तो इस केस में भी आई की वैल्यू 3, बट हमें आई इक्वल्स टू 1 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन काट दो। सिमिलरली 0.5 मोल अगर मैं बेंजोइक एसिड के बारे में चेक करूं, तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेंजोइक एसिड भी क्या होता है, जब आप इसे कैलकुलेट करोगे मतलब डालोगे, तो ये एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी हमेशा। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो इसकी भी i की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है। बट शुगर, याद करो शुगर एक ग्लूकोज है, और मैंने क्या बोला, कहीं यूरिया दिया हो, कहीं ग्लूकोज दिया हो, कहीं फ्रक्टोज दिया हो, स्टार्च हो, या कोई और एसिड वगैरह दिया हो, तो उस केस में जैसे तुम्हारी बेसिकली ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया ये सभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और इनके लिए एन की वैल्यू 1 होती है हमेशा। तो अगर शुगर के लिए एन की वैल्यू 1, तो आई की वैल्यू भी 1, तो हमें भी आई की वैल्यू 1 ही तो चेक करनी थी। यानी 0.5 मोल ऑफ यूरिया सोल्यूशन किसके साथ आइसोटोनिक है, 0.5 मोलालिटी ऑफ शुगर के साथ, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी आई बराबर 1 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी के साथ आ रहा है, इसलिए वो आइसोटोनिक है। सोचो जेईई मेन का सवाल कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था, समझ गई सुहाना, सुहाना समझ गई आप कि यस सर, नाउ मुझे समझ आ गया, बोलो समझ गए, समझ गए आप, यस सर, नाउ आई गॉट इट कि कैसे सॉल्व करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ लिखिएगा।
आइए मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 मोलल। मोलल मतलब अरे मोलारिटी की वैल्यू दी हुई है, मोलल, उसी को मोलल भी कहा जाता है, ठीक है। एक एसिड है जिस जो HA एसिड है, HA, ठीक है, इज 20%, 0.2 मोलल ऑफ एसिड जिसका नाम है HA इज 20% आयोनाइज्ड। आयोनाइज का मतलब क्या है? 20% टूट गया, मतलब सिंपली भैया ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है हमें। आयोनाइज मतलब क्या हुआ? आयंस में टूट जाना, टूट जाना मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी 20% DOD दिया है हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। इन एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी में डालते ही टूट गया, ठीक है। केएफ की वैल्यू हमें दी हुई है 1.86, ठीक है। पूछा गया है फाइंड टीएफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब जो एसिड को जब हमने पानी में मिलाया तो 20% डिसोसिएट हो गया अपने आयंस में, मतलब HA अलग अलग हो गया, H प्लस और A प्लस में, ठीक है। HA एक एसिड था, सिंपली इसको जैसे ही हमने वाटर के साथ डाला ये अपने अपने आयंस में टूट गया, H प्लस और A प्लस में। अब सोचो अगर H प्लस A प्लस है तो एक आयन H प्लस का होगा, एक आयन N A प्लस का होगा, तो टोटल N की वैल्यू कितनी हो गई भैया? 2। समझ गए? एक H प्लस एक A प्लस, टोटल N की वैल्यू कितनी हो गई? 2। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, DOD दिया है परसेंटेज में कितना? 20%। तो मैंने आपको बताया था कि इसे आप पॉइंट में ला सकते हो डेसिमल में, तो ये कितना हो जाएगा? यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.2। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? x होता है, x 0.2। अब हमसे पूछा है फाइंड टीएफ, फाइंड टीएफ, अगेन ये जेई मेन का क्वेश्चन है। हमसे पूछा है फाइंड टीएफ। अब टीएफ निकालने का फॉर्मूला जानते हैं भैया, क्या होता है? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी, यही फॉर्मूला है। सोचो केफ हमारे पास है क्या? सॉल्यूशन में केफ दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। मोलालिटी दिया है क्या? सॉल्यूशन में मोलालिटी भी दिया हुआ है 0.2, याद करो देखो, यानी मोलालिटी दे दिया 0.2 और केफ भी दे दिया हमें कितना? 0.2। मोलालिटी 0.2, केफ कितना दे दिया? 1.86। हमें क्या चाहिए? हमें पहले आई चाहिए। अब सोचो आई निकालने के लिए जब डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाते हो आई के लिए, तो मैं कल पढ़ा चुका हूं, क्या होता है? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स। एक्स दिया हुआ है 0.2, तो आई निकल जाएगा क्या? बिल्कुल 1 प्लस एन की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 माइनस 1 इंटू 0.2 मतलब आई की वैल्यू आ गई 1.2। अब सोचो हमारे पास मोलालिटी भी है, हमारे पास केफ भी है, हमारे पास आई भी है, तो क्या हम पहले डेल्टा टीएफ फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, तो पहले डेल्टा टीएफ निकाल लो। आई है 1.2, केएफ की वैल्यू 1.6, मोलालिटी की वैल्यू 0.2, तो मैं फटाफट से इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं। और देखो 1.2 इंटू 1.86 इंटू 0.2, टोटल आया डेल्टा टीएफ कितना आया बच्चा? दैट विल बी 0.4464, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। अब सोचो मेरे साथ, सोचना ये है क्या भैया, क्या क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ दिया था क्या? डेल्टा टीएफ क्या होता है? ये तो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बट हमसे एलिवेशन नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ टीएफ पूछा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। अब याद करो जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी कि भैया डेल्टा टीएफ को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा टीएफ लिख सकता हूं टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और इसकी वैल्यू है 0.4464। हमें ये टीएफ चाहिए। अब अगर हमें ये टीएफ चाहिए तो भैया कहीं से अगर मैं टीएफ नॉट पता कर लूं तो मैं टीएफ नॉट पुट कर दूंगा और इसको इधर भेज दूंगा तो टीएफ निकल जाएगा। यानी सिंपली टीएफ कितना हो जाएगा भैया? टीएफ हो जाएगा ये 0 पॉइंट माइनस में, टीएफ कितना हो जाएगा? अब मुझे निकालना हो माइनस में, तो माइनस में 0.4464 माइनस टीएफ नॉट। अब सबसे बड़ा सवाल, भैया टीएफ तो निकाल तो लूंगा बट ये टीएफ नॉट निकालू कैसे? और टीएफ नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। याद करो लिखाया है मैंने स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अब सोच के देखो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है भैया? वाटर। एक्वस मतलब वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो हर बच्चे को आई थिंक पता है। तुम्हें पता है क्या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जरा मैं तुम्हारा टेस्ट लेता हूं, बताओ सुहाना, बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट
पता है? अरे भैया तो हर बच्चे को पता है, क्लास 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में कितना होता है वाटर का? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? बताओ। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, मैं देख रहा हूं तुम्हारा चैट सेक्शन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना होता है? हम्म? 0 डिग्री। एब्सोल्युटली यस। मतलब भैया ये टीएफ नॉट हमें सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, घुमाने के लिए है। ये तो पूरी वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि वाटर का स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जीरो। तो सिंपली टीएफ की वैल्यू आंसर आ गया आपका कितना? -0.664 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमें निकालना था क्वेश्चन में। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था सुहाना, बढ़िया क्वेश्चन था। हर बच्चे को पता है 0 डिग्री, तो आप डेल्टा टीएफ नॉट जीरो कर दो, स्टैंडर्ड वही तो है वाटर का। समझ गई? क्वेश्चन समझ आया? देखो मैंने तुम्ही से तुम्हारा आंसर निकलवा लिया। क्लियर है? अच्छा लगा, मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके? फटाफट से बताओ, मजा आ रहा है क्या? हम्म? चलो, आ रहा है मजा तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करो, बढ़िया वाले। अरे स्लाइड खत्म हो गई, कोई ना, आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन ही है आज, प्रैक्टिस सेशन मुझे लगता है आज हो पाएगा। चलो कोई बात नहीं, जो हेनरी लॉ बचा है वो कल का एक और सेशन लेंगे ना, प्रैक्टिस वाला, बढ़िया वाला, एम्यू का, तो उसमें ऐड ऑन कर देंगे एक शुरुआत में, ठीक है? चलो फिलहाल आज क्वेश्चन ही कर लो, पूरा सेशन पीवाई की हो गया समझ लो। क्वेश्चन है 2 × 10⁻³ मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। ये भी मोलालिटी है, स्मॉल एम लिखा है तो मोलालिटी है। सब बता चुका हूं मैं, मेरा मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर भी देख लेना, ठीक है? वो भी बैकलॉग अपना कवर अप कर लेना, तो और अच्छे समझ आएगा। ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, वो है CONH3 5, सॉरी, CONH3 होल 5 NO2Cl, ठीक है? फ्रीजेज एट -0.00732 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड आई, फाइंड आई। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार हमें आई निकालने को दे दिया। डेटा क्या गिवन है? डेटा दिया है सर स्मॉल एम की वैल्यू 2 × 10⁻³ ठीक है? हाँ एक और डेटा गिवन है, केएफ भी दिया हुआ है 1.86, ठीक है? हमसे आई पूछा है, आई। अब भैया अगर यहां फ्रीजेस बोल दिया, मतलब हम समझ गए कि हमें डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू, जो हमने पीछे अभी यूज किया, आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, ये तो समझ गए होंगे। अब हमें अगर आई चाहिए भैया, ये आई, तो सोचो आई कैसे निकलेगा? आई निकलेगा भैया, डेल्टा टीएफ को अगर मैं डिवाइड कर दूं के एफ इंटू मोलालिटी से। अब हमारे पास क्या क्या है पहले ये सोचो, डेटा क्या क्या है भैया? मोलालिटी है, केएफ है, डेल्टा टीएफ अगर कहीं से निकल जाता ना तो मजा आ जाता। अब अगेन सोचो, डेल्टा टीएफ को क्या लिख सकता हूं भैया? टीएफ नॉट माइनस टीएफ अपॉन केएफ इंटू एम। बोलो समझ आ रहा है? सोच के देखो, लिख सकता हूं। और भैया अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो सोचो, जब हम इसे एक्वा सोल्यूशन में डालेंगे, मतलब वाटर में डालेंगे, तो वाटर का स्टैंडर्ड फ्रीजिंग पॉइंट अभी बताया कि 0 होता है, तो इस केस में डेल्टा टीएफ नॉट फिर से क्या हो गया? 0। तो ऊपर क्या आएगा? -TF इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। अब सोचो, केएफ तो है, मोलालिटी भी है, क्या कहीं फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर दिया है क्या क्वेश्चन में? तो भैया यहां देखो ना, साफ साफ तो दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये फ्रीज होता है कितने डिग्री पे? -0.00732। मतलब टीएफ की वैल्यू भी उसने दे दी, ये भी माइनस, इधर भी आगे माइनस लगा है, मिलके हो जाएंगे प्लस, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 0.00732 अपॉन केएफ की वैल्यू 1.86 इंटू मोलालिटी 2 इंटू 10⁻³ फटाफट से आप इसे सॉल्व कर लो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये 10⁻³ है, ऊपर भेज दो तो ये 10⁻³ बन जाएगा। अब 10⁻³ बन जाएगा तो मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ डायरेक्टली वैल्यू, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 0.00732 into 1000, this will be 7.32 upon
1.86 मल्टीप्लाई बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 3.72, अप्रॉक्स 2 टाइम्स आएगा। ये आएगा आई की वैल्यू 1.96, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 मान सकती हो। यानी सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, आई इज इक्वल्स टू 2। बोलो समझ आया? समझ आया बच्चा कैसे सॉल्व करना है? बताओ, क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया है? जो मैं पढ़ाया हूं वो समझ आया है? इजी है? बता दो बच्चा, इजी है? चलो बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सेशन को आज के एंड करेंगे। आज का पूरा सेशन हमारा प्रैक्टिस सेशन पे डेडिकेट हो गया। तो दिस इज प्रैक्टिस सेशन 1। एक और प्रैक्टिस सेशन कल होगा, फिर ये इंटायर चैप्टर समाप्त हो जाएगा, हम बढ़ेंगे टुवर्ड न्यू चैप्टर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर, शॉर्ट में वीपी लिख रहा हूं, ऑफ प्योर CH3COH, ठीक है, अल्कोहल है एक, इज 0.15 बार। ठीक है, इसको ए मान लो, ये ए है, दिया हुआ है, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन सॉल्यूशन इज 0.09 बार। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या बात है। अब अगर मेरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लेक्चर अगर आपने ध्यान से फॉलो किया है तो आपको ये क्वेश्चन तुरंत समझ आ गया होगा कि भैया इसमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है। बोला है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और भैया एक ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देती है, और वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो एक बार फटाफट से बोल दीजिए वो होता क्या है। यहां देखो, कहीं भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कहीं भी डिग्री ऑफ एसोसिएशन नहीं दिया है, तो आप यहां वैन टॉप फैक्टर फार्मूला कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहां सिंपली RLVP वाला फार्मूला आप लिखेंगे, और सबको पता है RLVP फार्मूला क्या है भैया, P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A, याद है, इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और हमसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछा है। अब सवाल पे चलते हैं। सवाल ये बोला है कि भैया हमारे पास CH3OH, जिसको मैंने एज अ सॉल्वेंट ए माना है, उसका प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर हमारे पास अवेलेबल है, कितना है, 0.15 बार। मतलब सिंपल कहने का मतलब यह है कि प्योर फॉर्म मतलब P नॉट ए की वैल्यू उसने दे दी 0.15 बार। ठीक है, अब इसको एक सॉल्यूशन में मिला दिया गया। ठीक है, और जब इस CH3OH यानी इस सॉल्वेंट ए को, जो कि प्योर फॉर्म में था, अब इसे अगर मैं एक सॉल्यूशन में मिला देता हूं, तो उसका जो वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का बनता है वो बनता है 0.09। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना हो गया भैया, 0.09। तो पूछा गया कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब हमको सिंपल सा एक रिलेशन पता है, देखो कितना सिंपल सवाल, लेकिन ये PYQ का क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एंट्रेंस का ही। सोचो, डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया किस पे, जो रिलेशन मैंने आपको बताया है उस पे, यानी P नॉट ए माइनस PS अपॉन P नॉट ए। आप सोचो हमारे पास P नॉट ए भी है, PS भी है, X भी नहीं निकल जाएगा, X भी क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो सिंपली वैल्यू पुट करो ना यार, खेल खत्म। यानी 0.15 माइनस 0.09 डिवाइडेड बाई 0.15 इज इक्वल्स टू XP। अब बताओ, कितना ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अब बस आपको कैलकुलेटर से इस चीज को माइनस करना है। तो मैं फटाफट से कर देता हूं, आपको कैलकुलेटर नहीं, मैं, क्योंकि मैं टाइम बचाने के लिए करता हूं। ठीक है, 0.09 डिवाइडेड बाई 0.15, 0.4, यानी XB की वैल्यू आ गई 0.4। और मोल फ्रैक्शन है तो यूनिट कोई नहीं होगी, तो इसको हटा दो, XB इज इक्वल्स टू C। सीधा कितना आया, 0.4। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, और ये PYQ में आया है। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि वो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, आपने कितना ढंग से पढ़ा है, आपको फॉर्मूले ढंग से याद है या नहीं। बोलो समझ आया? क्लियर है बच्चा? बता दो बच्चा, ये चीज क्लियर हुआ? बहुत अच्छा, इजी क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहा है आपका कि भाई कब आप वेंट ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कब आप इस चीज को नहीं लगाएंगे, ये सब की टेस्टिंग हो रही है। बच्चा समझ आया? बताओ सुहाना, क्लियर है? चलो
आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. देन दैट्स ऑल फॉर टुडे. दिस इज प्रैक्टिस सेशन 1. यहाँ समाप्त हुआ. प्रैक्टिस सेशन 2 कल होगा, फिर ये चैप्टर कंप्लीटली निपट जाएगा.